गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 2 की व्याख्या कर रहे थे और उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुका था, जिसमें से हमने वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्नों को समाप्त कर दिया था, 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी समाप्त कर दिया था, 3 नंबर वाले प्रश्नों को भी समाप्त कर दिया था। आज हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि अंड जनन क्या है, अंड जनन में शामिल होने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखिए। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में जहां पर शुक्राणु जनन पूछा गया था, वहीं पर मैंने आपको अंड जनन के बारे में भी बता दिया था। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या हो सकता है, रिवाइज करवा देता हूं। देखिए अंड जनन क्या होता है। आपको बताया था प्रजनन तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। मानव प्रजनन तंत्र की बात हो रही है। एक प्रजनन तंत्र होता है मादा प्रजनन तंत्र होता है। एक क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र होता है, और दूसरा होता है नर प्रजनन तंत्र होता है। नर प्रजनन तंत्र होता है, एक मादा प्रजनन तंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, नर प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग माना जाता है, मुख्य अंग माना जाता है, अंडाशय को माना जाता है। मुख्य अंग क्या माना जाता है, अंडाशय को माना जाता है। वैसे ही नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग क्या माना जाता है, वृषण माना जाता है। अंडाशय द्वारा किसका निर्माण करवाया जाता है, अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण करवाया जाता है, और वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण करवाया जाता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण करना, वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस या इसे ही कहा जाता है युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन कहा जाता है, यदि सवाल कभी पूछ ले आपको कि युग्मक जनन क्या होता है। वैसे ही मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है अंड जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। वैसे ही नर प्रजनन तंत्र में वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण करना, यही कहलाता है शुक्राणु जनन कहलाता है। क्योंकि वृषण को ही क्या कहा जाता है, स्पर्म को ही शुक्राणु कहा जाता है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी शुक्र जनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शुक्र जनन। मैं आपको बताया प्रजनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। प्रजनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है मादा प्रजनन तंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, नर प्रजनन तंत्र होता है। मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग माना जाता है अंडाशय को माना जाता है, और नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग वृषण को माना जाता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है, वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण किया जाता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। वृषण द्वारा स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन कहलाती है, स्पर्म फॉर्मेशन कहलाता है। स्पर्म और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया यह कहलाती है युग्मक जनन कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखिए आगे क्या है, सवाल आगे ये भी पूछा है कि अंडाशय से उत्पन्न या अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के नाम बताइए। तो यहाँ पर 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलता है। एक निकलता है एस्ट्रोजन निकलता है, तो क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। दूसरा क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। दूसरा क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। और थर्ड हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। थर्ड कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन। 2 हार्मोन की बात की गई थी। कितने हार्मोन की बात की गई थी, 2 हार्मोन की बात की गई थी। यदि पूछा जाए कि अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन नामक का हार्मोन करता है। रिलैक्सिन क्या करता है, डिलीवरी के समय क्या करता है, ये गर्भाशय की दीवार को संकुचन या फैलाने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। ठीक, तो रिलैक्सिन क्या हो गया, डिलीवरी के समय काम आने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है, डिलीवरी के समय क्या करता है, गर्भाशय की दीवार को क्या करता है, दबाता है या उसमें दबाव पैदा करता है। ठीक, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये अंडाणु का निर्माण करता है। और एक हार्मोन होता है क्या, एस्ट्रोजन होता है। वैसे ही स्पर्म में भी, यहाँ पर भी, वृषण में भी कितने हार्मोन होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है एंड्रोजन होता है, एक क्या होता है, एंड्रोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। दूसरा क्या होता है,
टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो सवाल यदि पूछा जाए कि बताइए अंडा वृषण से निकलने वाले हार्मोन के नाम बताइए, तो वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा एंड्रोजन हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पर 3 दे देगा और यहाँ से कोई चौथा एक यहाँ पर उठाकर डाल देगा, तो यहाँ से ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक, तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मानव प्रजनन तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है मादा प्रजनन तंत्र और एक क्या होता है? नर प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु जनन कहलाती है। वैसे ही नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है? नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग होता है वृषण होता है। वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। मादा प्रजनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण तथा पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया ही कहलाती है ये क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकल सकते हैं, एक एस्ट्रोजन निकल सकता है, एक क्या निकल सकता है? प्रोजेस्टेरॉन निकल सकता है और एक क्या निकल सकता है? रिलैक्सिन निकल सकता है। और वैसे ही नर प्रजनन तंत्र में 2 हार्मोन होते हैं, एक एंड्रोजन होता है और एक क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। देखिए यही बातें बोली गई होगी सारी चीजें कि अंडाशय स्थित द्विगुणित अंडाणु मात्र कोशिका में हुए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंड कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया, मैंने बताया था अंड कोशिका वही होता है। मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजन। अंडजनन एक सतत लंबी व असतत प्रक्रिया है। किसी स्त्री में यह प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब यह स्त्री अपनी मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में होती है। यानी ये जो प्रक्रिया है महिलाओं में या स्त्रियों में, जब वो किसी अपनी माता के गर्भ में रहती है तभी से यह प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अपनी मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में होती है। गर्भ के 2 माह का होने पर कन्या भ्रूण के अंडाशय में लगभग 6 लाख ओगोनिया पाई जाती है। कन्या के जन्म के समय तक इनमें से अधिकांश अपहासित हो जाती है। उगोनिया का इस प्रकार क्षरित होते रहना एट्रेसिया किशोरावस्था तक चलता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने वाली किशोरावस्था में प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार पुटक बचे होते हैं। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया था कि प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रमुख नियंत्रक हार्मोन क्या हो जाएगा? एफएस हो जाएगा, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये हार्मोन तो बता दिया था मैंने, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है करके। और एक क्या हो जाएगा? एफएस का मतलब क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और एच का मतलब क्या हो जाएगा? हार्मोन। एच का मतलब क्या हो जाएगा? हार्मोन। ठीक है, और यहाँ पर एलएच का मतलब हो जाएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा? लुटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुटिनाइजिंग क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित क्या बनाइए? चित्र बनाइए। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ये पुष्प की संरचना है। किसकी संरचना है? पुष्प की संरचना। मैं आपको बताया था कि पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं? 4 भाग होता है। उसमें से एक भाग होता है बाह्य दलपुंज होता है, एक क्या होता है? दलपुंज होता है, एक क्या होता है? दलपुंज होता है, एक क्या होता है? स्त्री केसर वाला भाग होता है और एक क्या होता है? पुंकेसर वाला होता है। पुंकेसर को नर भाग बोला जाता है, स्त्री केसर को क्या बोला जाता है? मादा वाला भाग बोला जाता है। एक बाह्य दलपुंज होता है, क्या होता है? दलपुंज होता है। मुख्य भाग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मुख्य भाग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे कि आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ये पुष्प की संरचना है। किसकी संरचना है? पुष्प की। तो देखिए पुष्प जहां पर बैठा हुआ रहता है उसे कहा जाता है पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पुष्पासन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? पुष्पासन। तो देखिए ये इसे कहा जाता है पुष्पासन। ये जो 11 नंबर का दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाएगा? पुष्पासन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पुष्पासन। आपने देखा होगा, आप भी बैठने के लिए किसका प्रयोग करते हो बेटा? बैठने के लिए आसन का प्रयोग करते हो। आपने देखा होगा कि मान के चलो किसी मूर्ति को बिठाया जाता है कहीं पर, मान के चलिए गणेश भगवान जी को बिठा दिए या
दुर्गा माँ को बैठा दिए तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक आसन का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही किसी फूल को बैठाने के लिए या फूल जहां पर बैठा हुआ रहता है उसे क्या बोल सकते हैं, आसन बोल सकते हैं। और ये किसका आसन नहीं, पुष्प का आसन है, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया बेटा, पुष्पासन कहा गया है ना। जहां पर फूल बैठा हुआ रहता है या जहां पर फूल, जहां पर आधार रहता है, फूल का आधार बोल सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे, पुष्पासन। तो ये हो गया पुष्पासन। इसी के जस्ट ऊपर में आना, तो आपने देखा होगा फूल में किनारे किनारे में साइड में हरी हरी पत्तियां लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है, हरी हरी पत्तियां लगी हुई रहती है। उन हरी पत्तियों को सिफल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा सिफल करके लिखा हुआ। हरी पत्तियों को क्या कहा जाता है, सिफल। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये हरी जो पत्ती, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, सिफल। ये भी क्या हो जाएगा, सिफल हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी सिफल रहती है, ऐसी क्या रहती है, बहुत सारी सिफल रहती है आसपास में। इन सिफलों का समूह ही मिलकर बाह्य दलपुंज का निर्माण करता है। सवाल पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में कि बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है, तो बाह्य दलपुंज की इकाई हो जाएगी सिफल हो जाएगी। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या हो जाएगी, सिफल हो जाएगी। यह सवाल पूछेगा कि सिफल का समूह क्या कहलाता है, तो सीफल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज। तो ये सीफल मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। ये एक सीफल हो गया, ये क्या हो गया, अगला सीफल हो गया, और आगे या पीछे में होगा सीफल। ऐसा आसपास राउंड में रहता है। जैसे आपने गेंदा का फूल देखा होगा, गेंदे के फूल में आपने देखा होगा कि आसपास पूरा राउंड राउंड में क्या होता है, हरे कलर की पट्टियां लगी हुई रहती है। वही हरे कलर की पट्टियां कहलाती है, सीफल कहलाती है। सीफल मिलकर ही बाह्य दलपुंज का निर्माण करता है। यानी सीधा सीधा बोल सकते हो कि सीफल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाएगा। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाएगी, तो सीफल कहलाएगी। तो देखिए 90 नंबर का जो दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, सीफल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बाह्य दलपुंज हो गया। अब इसी के जस्ट ऊपर आओगे तो आपको देखो ये रंगीन वाला भाग दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रंगीन वाला भाग, ठीक है, ये वाला रंगीन वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये रंगीन वाला भाग दिखाई दे रहा होगा। इसकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये रंगीन वाला भाग। तो आपने देखा होगा कि गेंदा का यदि फूल आपने देखा होगा तो येलो कलर का क्या रहता है, रंगीन रंगीन भाग रहता है, रंगीन वाला भाग होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही दलपुंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है, या इसे पेटल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। जैसे मैंने बताया सीफल मिलकर क्या बनाता है, दलपुंज का निर्माण करता है। वैसे ही ग्रुप ऑफ पेटल या पेटल का समूह ही मिलकर दलपुंज का निर्माण करता है। तो देखिए आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी पेटल, ऐसी बहुत सारी पंखुड़ियां, पंखुड़ियां भी कहा जाता है उसे। तो ये बहुत सारी पंखुड़ी देखे होंगे, पंखुड़ी देखे होंगे, पंखुड़ी, ये पंखुड़ी को मिला देंगे तो यही मिलकर क्या बनाता है, दलपुंज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, दलपुंज का निर्माण करता है। तो पुष्प के मुख्य भाग में पहला मैंने आपको बाह्य दलपुंज सुना दिया। बाह्य दलपुंज क्या होता है, सीफल, ग्रुप ऑफ सीफल क्या कहलाएगा, जो हरे हरे कलर की पट्टियां जो आसपास लगी रहती है उसे क्या कहा जाता है, सीफल कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि रंगीन वाली आपको पट्टी दिखाई देती है, रंगीन, ये रंगीन वाली पट्टी क्या कहलाएगी, पेटल कहलाएगी, पंखुड़ी कहलाती है। इन पंखुड़ियों का समूह ही मिलकर क्या बनाता है, इन पंखुड़ियों का समूह मिलकर ही क्या बनाएगा, यह बनाता है, दलपुंज का निर्माण करता है। तो पुष्प के मुख्य दो भाग हो गए, एक बाह्य दलपुंज हो गया और एक क्या हो गया, दलपुंज हो गया। अब देखिए, देखिए इसी में पुष्प में आपको क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्ट ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये देखिए, ये वाले भाग की बात हो रही है, ये वाला, ये वाले भाग की बात हो रही है, ये वाला भाग। मैं इनमें से किसी एक को ले रहा हूं। तो देखो ये वाला जो भाग है फिलामेंट, छठवें नंबर का फिलामेंट कहलाया होगा, तंतु कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ, यदि आप मेरा पूरा मॉडल पेपर देख रहे होंगे, पहला दूसरा पूरा देखा होगा, तो मैंने इसको कई बार डिस्कस कर दिया हूं और आपकी टिप्स पर याद हो गया होगा कि पुष्प का जो एक फिलामेंट भाग होता है और एक क्या होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये जो परागकोश होगा, देखो 5वें नंबर का एंथर, एंथर को क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, परागकोश। तो ये हो गया पुष्प का। मैंने बताया था कि नर वाला भाग क्या कहलाता है, नर भाग कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। नर भाग क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाता है। नर भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुंकेसर का दो भाग होता है, एक होता है फिलामेंट यानी तंतु होता है, और दूसरा क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश को ही एंथर कहा जाता है, परागकोश को ही क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। तो पुष्प का नर वाला भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर की इकाई पुमंग होती है, पुमंग भी कहा जाता है। तो एक देखिए ये वाला भाग, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये हरी वाली डंडी, ये हरी वाली भाग ही होती है, फिलामेंट होता है। यही क्या होता है, छठे नंबर का, देखो फिलामेंट, छठे नंबर का क्या है, फिलामेंट। वही देखो यहाँ पर देखो ये वाला भाग, 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 ये कहलाता है परागकोश यानी एंथर। परागकोश में ही किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। यही तो स्पर्म का कार्य करता है पुष्प में, यही किसका कार्य करता है,
स्पर्म का कार्य करता है। तो ये भी समझ आ गया। ये नर वाला भाग हुआ, ये फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया, परागकोश हो गया। परागकोश कोष्ठकों में बटा हुआ रहता है। यहीं पर किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो ये पुष्प का तीसरा भाग हो गया, क्या, पुंकेसर हो गया। कौन सा भाग हो गया, पुंकेसर। अब देखिए लास्ट वाले भाग की चर्चा करते हैं, स्त्री केसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री केसर। तो पुष्प का मादा वाला भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर का 3 भाग होता है, एक होता है वर्तिका, दूसरा क्या होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, और थर्ड क्या हो जाता है, अंडाशय हो जाता है। थर्ड क्या हो जाता है, अंडाशय। तो देखो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये, तो ये ऊपर का जो भाग है यही कहलाता है स्टिग्मा। थर्ड नंबर का क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। इसे ही वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिका। जस्ट नीचे में आओगे दूसरे नंबर का, ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। देखिए दूसरे नंबर का क्या कहलाएगा, वर्तिका कहलाएगा, वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ओवेरी कहलाएगा, अंडाशय। और यही वाला जो भाग है यही मिलकर क्या बना लेगा, पिस्टिल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये तीनों मिलकर। यदि पूछ लिया जाए कि पिस्टिल का निर्माण किससे होता है, एक होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, तीनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, पिस्टिल का निर्माण करते हैं। पांचवा और छठवा मिलकर क्या करना होता है, स्टेमेन बना लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परागकोश, और ये क्या हो जाएगा, तंतु। परागकोश और तंतु मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, स्टेमेन का निर्माण करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से सारे चीजों का बता दिया। देखिए ओवेरी क्या है, ये ओवेरी हो गया। दूसरा क्या है, स्टाइल। दूसरा क्या हो गया, स्टाइल, यानी ये हो गया वर्तिकाग्र हो गया। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया स्टिग्मा, यानी ये हो गया वर्तिका हो गया। फोर्थ क्या दिया है, पिस्टिल दिया है। फोर्थ क्या दिया है, पिस्टिल, यानी इन तीनों का समूह ही क्या कहलाएगा, पिस्टिल कहलाएगा। फिफ्थ क्या दिया हुआ है, एंथर दिया है, यानी परागकोश की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्या दिया है, छठा नंबर का फिलामेंट, ये फिलामेंट की बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आठवें नंबर का क्या दिया हुआ है, पेटल दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको, पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या कहलाती है, पेटल रंगीन वाला भाग हो जाएगा। सीफल, 9वें नंबर का सीफल, हरी वाली पंखुड़ी जो आसपास बनी हुई रहती है धारियां, उसे क्या कहा जाएगा, सीफल कहा जाएगा। ओविलेट, यानी इसे ही क्या बोला जाएगा, ओविलेट, यानी यहाँ पर हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडाशय, या बीजांड बोल सकते हैं इसको, अंदर वाला भाग बोल सकते हैं। और रिसिप्लिकल यानी कि वही हो जाएगा जहां पर पुष्पासन बैठा हुआ रहता है, पुष्प का क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा। तो आई होप आपको पुष्प की संरचना अच्छे से समझ आई होगी। पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होता है। एक बाह्य दलपुंज होता है, एक होता है दलपुंज होता है, एक क्या होता है, स्त्री केसर होता है, और एक क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक मिलनता को उदाहरण से समझाइए। देखिए बेटा कुछ प्रश्न ऐसे भी रहते हैं, कुछ प्रश्नों में इसमें पेपर में, कि जहां पर आपको समझाने वाली बातें नहीं हो सकती, जहां पर आपको थ्योरी पढ़कर ही आसानी से उसको एक हिसाब से रट्टा मारकर ही लिखना पड़ता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो वैसा ही इसमें से एक सवाल है, औद्योगिक मिलनता क्या होता है, औद्योगिक मिलनता को उदाहरण से ही समझाइए। तो औद्योगिक मिलनता क्या होता है, देखिए औद्योगिक मिलनता प्राकृतिक चयन का एक सशक्त प्रमाण है। प्राकृतिक चयन का सशक्त प्रमाण है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति का मतलब है किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जैसे कि अभी औद्योगिक क्रांति का मतलब हो जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों पर ज्यादा फोकस देना, उद्योग निर्माण पर ज्यादा फोकस देना, उद्योग डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना, यही क्या कहलाएगी, औद्योगिक क्रांति। जैसे क्या हो जाए, हमने पढ़ा होगा श्वेत क्रांति पढ़ा होगा। श्वेत क्रांति का मतलब होगा कि जैसे हमारे भारत में श्वेत क्रांति का मतलब क्या हो गया कि दूध उत्पादन पर ज्यादा फोकस किया गया। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या किया गया, हरित हरित फसलों को, ज्यादातर फसलों को जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इन पर ज्यादा फोकस किया गया, मोटे अनाज पर ज्यादा फोकस किया गया। यानी पैदावार से, यानी क्रांति का मतलब होता है कि उस विशेष पर ज्यादा फोकस करना, उस पर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना, या निर्माण पर ज्यादा फोकस करना। वैसे ही औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष में उद्योग का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना। ये किसी प्रकार का क्रांति, किसी प्रकार का युद्ध नहीं है ना। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले लाइकेन्स से ढके हुए वृक्षों के तनों पर बिस्टन बेटोलेरिया नामक सलेटी का सलब पाया जाता था। क्रांति से पहले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्रांति से पहले लाइकेन से ढके वृक्षों के तनों पर, लाइकेन सहजीवी होता है, लाइकेन क्या होता है, सहजीवी होता है। अब सहजीवी होगा तो यह किसी न किसी के ऊपर तो अपना जीवन यापन करेगा। तो लाइकेन से ढके हुए वृक्षों के तनों पर बिस्टन बेटोलेरिया नामक सलेटी रंग का सलब पाया जाता था। इसका एक उत्परिवर्तन रूप काले रंग का सलब था।
इसका जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के बाद, म्यूटेशन यानी जीन में परिवर्तन हो जाना, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीन में परिवर्तन के दौरान काले रंग का सलब था जो बहुत ही कम संख्या में मिलता था। यह औद्योगिक क्रांति के पहले की बात है। किसके बात, क्रांति के पहले की बात है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले लाइकेन से ढके वृक्षों के तनों पर बिस्टेन बेटोलेरिया नामक सलेटी रंग का सलब पाया जाता था। इसका एक उत्परिवर्तन रूप काले रंग का सलब था जो बहुत ही कम संख्या में था। इसे कार्बोनेरिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कार्बोनेरिया नाम दिया गया। चूंकि वृक्ष सलेटी रंग के लाइकोइन से ढके थे, अतः सलेटी सलब समान पृष्ठभूमि के कारण अपने परभक्षियों से बचे रहते थे। यानी परभक्षी का मतलब होता है कि उनका शिकार करने वाला। देखा होगा आपने, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, या ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों से अपने क्या करते, भक्षण करते, ऐसे परभक्षी कहलाते। क्या कहलाते, परभक्षी कहलाते। परभक्षी से बचे रहते थे। लेकिन कार्बोनेरिया उत्परिवर्तन काले होने के कारण सलेटी पृष्ठभूमि पर परभक्षियों को आसानी से दिख जाते थे। अब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हो गया तो उनमें क्या रंग आ गया, काला रंग आ गया, जिससे परभक्षियों को क्या दिखने लगा, आसानी से दिखने लग गया और उनका शिकार बन जाते थे। इसका अर्थ हुआ कि सलेटी रंग के सलबों की समष्टि में इक्का दुक्का कार्बोनिया सलब पाए जाते थे। देखिए अगले लाइन में क्या लिखा हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद यानी लगभग 200 वर्षों की अवधि के बाद कार्बोनेरिया सल्बों का समष्टि 90% तक बढ़ गया। अब देखो औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे ही उद्योग निर्माण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, इसके दौरान क्या हो गया कि कार्बोनेरिया सल्बों की समष्टि 90% तक बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि जब भी औद्योगिकरण होगा तो पहले शहरी क्षेत्र से ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हो पाया था, तो वहां पर कार्बोनेरिया सल्बों की आबादी कम थी तथा सलेटी सल्बों की संख्या क्या थी, अधिक। यानी सलेटी सल्बो ये औद्योगिक क्रांति के पहले इनकी संख्या ज्यादा थी। अब औद्योगिक क्रांति आ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, कार्बोनेरिया सल्ब बढ़ गया। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में तो औद्योगिक क्रांति आई नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति नहीं आई तो सलेटी वाला सल्ब तो बढ़ा ही रहेगा, कार्बोनेरिया सल्ब क्या रहेगा, कम रहेगा। इसकी व्याख्या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत द्वारा की गई। एक मिली जुली समष्टि में बेहतर अनुकूलन करने वाले जीवों की उत्तरजीविका अधिक होती है। औद्योगिक क्रांति में कोयले का अत्यधिक प्रयोग हुआ। किसका ज्यादा प्रयोग हुआ, कोयले का अत्यधिक प्रयोग हुआ। वृक्षों के तना प्रदूषण से काले हो गए। अब देखिए कोयले का प्रयोग होगा तो धुआं निकलेगा, कोयले का प्रयोग होगा तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। धुएं के कारण वृक्ष के तने प्रदूषण से क्या हो गए, काले हो गए। ऐसी स्थिति में काले सलब यानी कार्बोनेरिया लाभ की स्थिति में आ गए। किसकी स्थिति में आ गए, लाभ की स्थिति में आ गए। जबकि सलेटी सलब परभक्षियों का शिकार बनने लगे, अतः उनकी समष्टि छोटी हो गई। यानी सलेटी सलब की समष्टि क्या हो गई, कम हो गई, और कार्बोनेरिया क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। उनकी समष्टि क्या हो गई, छोटी हुई। प्रदूषण नियंत्रक के प्रयासों कोयले, अब देखो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब कोयले के स्थान पर विद्युत का प्रयोग किया जाने लग गया। किसका प्रयोग किया जाने लग गया, विद्युत के प्रयोग से वृक्षों के तनों पर एक बार फिर से लाइकेन उगने लग गए। देखिए काले रंग की समष्टि अब क्या हो जाएगा, सलब वाला समष्टि बढ़ने लग जाएगा। क्या बढ़ने लग जाएगा, ये सलेटी सलब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, सलेट। अब कार्बोनेरिया कम होते जाएगा। अब क्या होते जाएगा, कार्बोनेरिया कम होता जाएगा। तो विद्युत के प्रयोग से एक बार फिर से लाइकेन उगने के कारण सलेटी हो गए, फिर से सलेटी बढ़ने लग गया। ठीक है, इससे सलेटी सल्बों की समष्टि फिर से बढ़ने लग गई। कार्बोनेरिया सलब कम हो गए। लाइकेन प्रदूषण के सूचक, लाइकेन क्या होता है, प्रदूषण का सूचक होता है। क्या होता है, प्रदूषण का सूचक होता है। इस घटना को ही औद्योगिक मिलनता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक मिलनता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वाटसन व क्रिक, वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के द्विकुंडली के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। देखिए चित्र में आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें दी हुई है। आपको पता होगा डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। और द्विकुंडलित होने के साथ साथ, द्विकुंडलित होने के साथ साथ डबल हेलिक्स कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, डबल हेलिक्स कहा जाता है। और इसके बारे में व्याख्या किसने किया था, इसके बारे में व्याख्या किया था वाटसन और क्रिक द्वारा व्याख्या की गई थी।
किसके द्वारा व्याख्या की गई थी? वाटसन और क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स संरचना की क्या की गई थी? व्याख्या की गई थी। इस व्याख्या में देखिए आपको पता होगा कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, पेंटोस शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेंटोस शर्करा पाई जाती है। और आपको भी ये भी बताया था, पेंटोस शर्करा के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार भी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार भी होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या होता है? एक होता है प्यूरिन होता है और एक क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? पिरिमिडिन हो जाता है, एक पिरिमिडिन हो जाता है। प्यूरिन और पिरिमिडिन में आपको पता होगा कि एडिनिन थाइमिन देखा होगा आपने, साइटोसिल यूरे एडिनिन एडिनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, ये प्यूरिन होता है। प्यूरिन क्या होता है? एडिनिन और ग्वानिन होता है। और पिरामिडिन में यदि पूछा जाए क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा, एक हो जाएगा थाइमिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो वैसे ही यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए बेटा ये संरचना यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। जैसे देखो 1 2 3 4 और 5, जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 5 हो जाएगा। तो वैसे ही देखो आपको क्रम दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी इस साइड भी यदि देखोगे तो आप 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखो इसका भी एक क्रम दिखाई दे रहा है, यानी एक प्रकार की पेंटोस शर्करा है। ये सब क्या है? पेंटोस शर्करा। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेंटोस शर्करा। मैंने आपको बताया था डीएनए में किस प्रकार की संरचना होती है? पेंटोस शर्करा होती है। कौन सी संरचना होती है? पेंटोज शर्करा होती है। तो देखिए आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेंटोस शर्करा का क्रम दिखाई दे रहा होगा। ये भी पेंटोस शर्करा, ये भी पेंटोस शर्करा, ये भी पेंटोस शर्करा, सभी पेंटोस शर्करा का क्या है? समूह है। तो सबसे पहले आप क्या बना लोगे? इस प्रकार से पेंटोस शर्करा का क्या बना लोगे? आप समूह बना लोगे, 6 का सेट बना लोगे। इधर भी पेंटोस शर्करा का क्या बनाओगे आप? इधर भी पेंटोस शर्करा का क्या बनाओगे? समूह बनाओगे, 6 का समूह बना लोगे। क्या बना लोगे? 6 का समूह बना लोगे। पेंटोस शर्करा का ये बन गया पेंटोस शर्करा, ये भी क्या बन गया? पेंटोस शर्करा बन गया। ये भी क्या बन जाएगा? पेंटोस शर्करा। आसानी है पेंटोस शर्करा बनाने में। तो 6 का पेंटोस शर्करा का क्या बना लोगे? ग्रुप बना लोगे। इधर भी 6 का पेंटोस शर्करा का क्या बना लोगे? ग्रुप बना लोगे। अब इसके बाद आपको पता है कि इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, जिसमें प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन होता है। उसी में आता है थाइमिन आता है, एक क्या आता है? एडिनिन आता है। ये थाइमिन है, ये क्या है? एडिनिन है। ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है। एडिनिन है, थाइमिन है। ये क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। ये थाइमिन है और ये क्या है? एडिनिन है। तो इस प्रकार से आप बना लोगे थाइमिन एडिनिन, थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडिनिन थाइमिन। आप देखो यहाँ पर एक नियम भी याद रखो, वाटसन के नियम में व्याख्या की गई थी कि जो एडिनिन है, जो एडिनिन है वो किसके बराबर होता है? थाइमिन के बराबर होता है। और जो साइटोसिन है वो किसके बराबर होता है? ग्वानिन के बराबर होता है। साइटोसिन किसके बराबर होता है? ग्वानिन। तो एडिनिन बराबर होता है थाइमिन के, साइटोसिन किसके बराबर होता है? ग्वानिन के। और जो एडिनिन और जो थाइमिन होता है इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो साइटोसिन और जो ग्वानिन है इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एडिनिन और थाइमिन के मध्य देखिए डबल हाइड्रोजन बंद है, 1 और 2। एडिनिन और थाइमिन के मध्य दिखाई दे रहा होगा आपको डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल। परंतु साइटोसिन और ग्वानिन 1 2 3 3 बंद दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे ही साइटोसिन ग्वानिन 1 बंद 2 बंद 3 बंद, थाइमिन और एडिनिन 2 बंद, थाइमिन और एडिनिन 2 बंद। यानी कहने का मतलब थाइमिन और एडिनिन के मध्य डबल बंड पाया जाता है, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य क्या पाया जाता है? ट्रिपल बंड पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में जहां पर साइटोसिन ग्वानिन, अब यहाँ पर थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडिनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडिनिन, इसका भी एक ये बना लोगे 6 संरचना वाला, 6 स्ट्रक्चर वाला, 1 2 3 4 6। ठीक है, ये 6 वाले बना लोगे। इस प्रकार से सेट बनाते जाओगे तो, और जहां पर एडिनिन और थाइमिन दिखाई देगा वहां पर डबल बॉन्ड लगाओगे, और जहां पर साइटोसिन और ग्वानिन दिखाई देगा वहां पर क्या लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। ठीक है, संरचना को मैं समझा देता हूं, आप 1 से 2 बार रिवाइज करोगे घर में, आपको चीजें आसानी हो जाएगी। वैसे रट्टा मारोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़िया हो जाए। अपनी आसान भाषा में बना सकते हो। पहले क्या बना लोगे? एक साइड पेंटोस शर्करा, अगले साइड भी पेंटोस शर्करा बना लोगे। फिर एडिनिन को थाइमिन से जोड़ोगे, साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ोगे, एडिनिन को थाइमिन से, साइटोसिन को ग्वानिन से, एडिनिन को थाइमिन से, साइटोसिन को ग्वानिन से। एडिनिन और थाइमिन के मध्य हमेशा डबल हाइड्रोजन बन रहेगा, डबल ही डॉट डॉट दिखाई देगा। और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य क्या दिखाई देगा? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा।
अब देखिए आगे की संरचना मैं आपको बता रहा हूँ क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, थायमिन जुड़ा हुआ है। तो जहां से थायमिन जुड़ा हुआ रहेगा, कहां से जुड़ा हुआ है, ये वाले भाग से जुड़ा रहेगा, तो इसे मैं एक नाम दूंगा, इसे क्या नाम दूंगा, दो नाम दूंगा, इसे क्या नाम दे दूंगा, तीन नाम दे दूंगा, इसे क्या नाम दे दूंगा, चार नाम दे दूंगा। एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और जहां पर जाकर जुड़ा है उसे क्या बोला जाएगा, पांचवा बोला जाएगा, जहां से जुड़ा है। और ये जो पी दिखाई दे रहा है ना, ये फास्फेट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप। मैंने आपको बताया था पेंटोज शर्करा पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है उसमें, पेंटोज शर्करा के साथ साथ क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, और साथ में क्या पाया जाता है, फास्फेट। ठीक है, तो जहां पर जुड़ाई देखा होगा, देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पांचवें नंबर, इसलिए इसे 5 एंड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, 5 एंड। अब देखिए इधर से जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है तो इसे 3 एंड कहा जाता है। इधर से देखिए यदि आप मार्किंग करोगे तो ये एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन, ये 3 एंड हो गया। इधर से जुड़ा हुआ है, इसको यदि मार्किंग करोगे आप, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5। तो 5 एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 एंड। तो आपको 3 एंड और 5 एंड की कहानी समझ आई। जहां से थायमिन जुड़ा था, जहां से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा था, वहां से हमने क्या किए, मार्किंग किए। वहां से क्या किया हमने, मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद देखा गया कि यहाँ पर जो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि जहां से जुड़ा था, यहाँ पर जो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ये थर्ड वाली कंडीशन, यहाँ पर 3 एंड पर जुड़ा हुआ है, तो ये 5 एंड हो गया। ये क्या हो गया, 3 एंड हो गया। ये 5 एंड हो गया, 3 एंड हो गया। ये क्या हो गया, 3 एंड। एक, दो, तीन यहाँ पर जुड़ा था तो 3। जब एक 3 होगा तो अगला क्या हो जाएगा, 5 एंड हो जाएगा। तो इसकी एक साइड वाली जो संरचना होती है 5 एंड और 3 एंड से शुरू होती है, 5 एंड से शुरू होकर 3 एंड पर समाप्त होती है। यहाँ पर पेंटोज शर्करा की जो क्रम है वो 3 एंड से शुरू होकर कहां पर समाप्त होती है, 5 एंड पर समाप्त होती है। आपस में ये जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं इसे फास्फोरिड बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फोरिड बंध। तो ये जो जुड़ा हुआ रहेगा शर्करा और जो फास्फोरस आपस में जुड़े रहते हैं, ये फास्फोलिपिड बंध द्वारा क्या रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ये डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, मैंने 5 एंड का, 3 एंड का, पी का मतलब बता दिया आपको, टी का मतलब बता दिया, जी का मतलब बता दिया, सारी संरचना को मैंने बता दिया। एडेनिन थायमिन बता दिया, डबल बॉन्ड साइटोसिन ग्वानिन के मध्य देखो 1 2 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर एक साइड 5 एंड से शुरू होकर 3 एंड पर शुरू होता है, इधर वाला साइड 3 एंड से शुरू होकर कहां पर समाप्त होता है, 5 एंड पर समाप्त होता है। यही सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई है। थ्योरी में आपको पढ़ा देता हूं एक बार, क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। प्रत्येक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बने रहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये दिखाई दे रही है, ये पहली हो गई। ये क्या हो जाएगी, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, इस श्रृंखला में रीढ़ फास्फेट शर्करा फास्फेट अणु की बनी होती है तथा क्षारक दोनों के बीच में अंदर की ओर निकले रहते हैं। देखिए ये क्षारक है, ये सब क्या है, क्षारक। ये क्षारक आपको अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं। एडिनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडिनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन, ये सब देखो क्षारक अंदर की ओर है। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्षारक दोनों के बीच अंदर की ओर निकले हुए रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, समांतर है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रति समांतर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। इसका अर्थ यह है कि एक श्रृंखला की ध्रुव 5 3 है, मैंने आपको बताया था 5 एंड था, एक 3 एंड था, और दूसरी की क्या थी, 3 5 थी। देखिए आप, एक 5 3 था श्रृंखला, 5 3 दिखाई दे रहा है। अगला क्या है आपको, 3 और क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो 5 और 3 वाला दिखाई दे रहा होगा। यही तो बातें लिखी हुई है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। इसका अर्थ यह है कि एक श्रृंखला की ध्रुवता यदि 5 3 है तो दूसरी की ध्रुवता क्या हो जाएगी, 3 5 हो जाएगी। अगला देखिए, इसमें लिखा हुआ है दोनों श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर द्विकुंडलित बनाती है। दोनों आपस में क्या बनाती है, फिर द्विकुंड, इसलिए तो इसे द्विकुंडलित संरचना कहा गया है। जिनमें प्रत्येक श्रृंखला दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कुंडलित होती है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए। दोनों श्रृंखला के जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े, ये डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों आपस में किस में जुड़े हुए, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक क्षारक
युग्म में एक प्यूरिन व एक पिरिमिडिन होता है। एक क्या हो जाएगा उसमें से, प्यूरिन हो जाएगा, एक पिरिमिडिन होता है। एक रज्जु का एडेनिन दूसरे रज्जु के थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन से, मैंने बताया था आपको, एडेनिन थायमिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ डबल के साथ जुड़ा हुआ है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार ग्वानिन तथा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात हाइड्रोजन बंध सदा ए डबल बॉन्ड टी या टी डबल बॉन्ड ए तथा साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ही बिना किसी अपवाद के पाए जाते हैं। इस क्षारक का पूरकता के नियम के कारण दोनों रज्जुकी के बीच की दूरी क्या रहती है, समान बनी रहती है। डीएनए अणु की चौड़ाई हमेशा स्थिर रहती है। एक क्षारक युग्मन प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की चौड़ाई के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था ए बराबर क्या होता है, टी होता है, सी बराबर क्या होता है, जी होता है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये आपको पता होगा कि इस प्रकार से क्या बनता है, डबल हेलिक्स संरचना बनती है। ये एक हेलिक्स हो गया, हेलिक्स हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 3.4 मीटर बताई गई है। द्विकुंडलित के एक पूर्व मोड की लंबाई 3.4 मीटर होती है तथा प्रत्येक का घुमाव में 10 क्षारक युग्मन पाया जाता है। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के बीच की 0.4 मीटर होती है, 0.34 मीटर होती है, या 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक, प्रत्येक रज्जुकी दूसरे रज्जुकी का पूरक होता है। ये वाला जो रज्जुकी है इसका क्या होता है, ये पूरक होता है, पूरक होता है। क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध की डीएनए कुंडली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जो हाइड्रोजन बंध जो रहता है उनको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। उनका एक के ऊपर एक क्रम में व्यवस्थित होना भी क्या कहलाता है, द्विकुंडलित संरचना को स्थायी बनाता है। ठीक, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का संयंत्र होता है, या एक प्रकार का क्या होता है, यंत्र होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किसी भी जंतु, किसी भी पौधा, किसी भी सूक्ष्म जीव, मनुष्य की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। क्या करवाया जाता है, बायोरिएक्टर एक प्रकार का क्या होता है, स्टील से बना हुआ बेलनाकार व विशाल पात्र होता है, यानी एक प्रकार का पात्र होता है ये, जिनमें रिकॉम्बिनेंट जीन का उत्पाद जीवाणु कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्राप्त करने हेतु बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया, एक प्रकार का क्या होता है, बायोरिएक्टर पैमाना होता है। बायोरिएक्टर एक प्रकार का क्या होता है, पैमाना होता है, जिनमें जंतु की कोशिका, पौधे की कोशिका, सूक्ष्म जीवों की कोशिका या मानव की कोशिकाओं का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, या पुनर्योजित डीएनए के दौरान अतिरिक्त मात्रा में अपने को उत्पादन करना है, किसी एंजाइम का या किसी उत्पाद का ज्यादा उत्पादन करना है। इस प्रक्रिया के लिए जो यंत्र का, जो पात्र का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बायोरिएक्टर कहा जाता है। यही चीजें तो लिखी हुई है, प्रोटीन प्राप्त करने हेतु बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक बायोरिएक्टर साधारण विलोडन हाउस बैक्टीरिया है। इसमें माध्यम को अच्छी तरह मिलाने के लिए एक मोटर का प्रयोग किया जाता है, मोटर व्हील का प्रयोग किया जाता है, मोटर व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ। अगला पूछा है, अनुप्रवाह संसाधन किसे कहा जाता है। मान के चलिए मैंने किसी वस्तु को बनाया, मान के चलो कि मैंने ए वस्तु का उत्पादन किया, मान के चलो मैंने अपने घर में ब्रेड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ब्रेड का निर्माण। अब ब्रेड का निर्माण मैंने मार्केट में बेचने के लिए किया। किसके लिए किया, मार्केट में बेचने के लिए किया। तो मैंने ब्रेड को बनाया, अपने किचन में घर में बनाया। अब उसको मैंने मार्केट तक लाया। मार्केट तक लाने के लिए मैंने जितनी भी प्रोसेस किया, जितनी भी मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, इन सारी प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। यह हम बोल सकते हैं कि बायोरिएक्टर में जैव रासायनिक क्रिया से प्राप्त रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का पृथक्करण व शुद्धिकरण अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। वही तो, जितनी भी प्रोसेस किया मैंने शुद्धिकरण या पृथक्करण के लिए, अनुप्रवाह संसाधन में उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ स्वरूपित भी किया जाता है। अगर उत्पाद कोई औषधि है तब ऐसे फार्मूलेशन का चिकित्सीय परीक्षण भी किया जाता है। मैंने बताया था कि कोई दवा बनी होगी किसी भी इसमें प्रयोगशाला में बनी होगी, और प्रयोगशाला में बनने के बाद उसे मार्केट में बेचना है,
तो उसके बीच कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी मार्केट तक भी, पहले उसका चेक होगा, परीक्षण होगा, सारी चीजें। तो यही सब प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, अनुप्रवाह। तो यही तो लिखा है, फार्मुलेशन का चिकित्सीय परीक्षण भी किया जाता है। सभी तरह के उत्पादों को सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों से भी गुजारते हैं। इसी के बाद पूर्ण रूप से परिष्कृत उत्पाद को विपणन हेतु भेजा जाता है। मैंने सीधा सीधा किसी उत्पाद को आपने बनाया, उत्पाद को बनाने से लेकर मार्केट तक लाने में जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इन्हीं प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है, अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। अगला दिया हुआ है जीन चिकित्सा क्या है। अगला क्या है, जीन चिकित्सा। देखिए जीन चिकित्सा क्या होता है, इसे जीन थेरेपी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, जीन चिकित्सा क्या होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति अनुवांशिक रोग से पीड़ित है। देखिए आसान भाषा में समझिए इसको, बोर्ड पर तो लिखा ही है आपके सामने थ्योरी क्या लिखा हुआ है, तो आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति अनुवांशिक रोग से पीड़ित है। मान के चलो ए व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है। दूसरा एग्जाम्पल मैं हीमोफीलिया का भी ले सकता हूँ। हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ये सब जेनेटिक डिसीज कहलाती है, अनुवांशिक रोग कहलाता है। मान के चलिए किसी ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो गया। वर्णांधता रोग का मतलब हो जाएगा कि उसको रंगों को पहचानने में दिक्कत आ जाएगी। रंगों को पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। मान के चलिए ए व्यक्ति है जिसको वर्णांधता रोग है और ये अनुवांशिक रोग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो संतान आने वाली है उसमें भी वर्णांधता रोग होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, वर्णांधता रोग हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा मेजोरिटी रहेगी कि उसको भी क्या हो जाएगा, वर्णांधता रोग हो जाएगा। या तो ऐसी कंडीशन में क्या किया है, अनुवांशिक जाता किससे है, तो अनुवांशिक का मुख्य गुण होता है जीन होता है। अनुवांशिक की इकाई क्या होती है, जीन होती है, तो किसी जीन के माध्यम से जाएगा। तो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि मान के चलिए किसी ए व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या किसी ए व्यक्ति में वर्णांधता वाला रोग है, किसी ए व्यक्ति में क्या है, वर्णांधता रोग है, तो उसका कोई ना कोई जीन होगा वर्णांधता को उत्तरदायी देने के लिए। तो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि वो वर्णांधता वाले जीन को निकाल दिया जाता है। किसको निकाल दिया जाएगा, वर्णांधता वाले जीन को निकाल दिया जाता है और उस जीन की जगह अच्छे वाले जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। उसे ही कहा जाता है जीन थेरेपी कहा जाता है, इसे ही जीन चिकित्सालय कहा जाता है। सीधे और साफ शब्दों में समझा आपको। यदि कोई व्यक्ति अनुवांशिक रोग से पीड़ित है तो अनुवांशिक रोग का कुछ ना कुछ जीन होगा, अनुवांशिक जीन बोल सकते हैं हम, अनुवांशिक लक्षण वाला जीन हो सकता है। अनुवांशिक लक्षण वाले जीन को हटाकर एक नया अच्छा वाला जीन लगाने की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी, जीन चिकित्सालय कहलाएगी। यही चीजें आपको देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रही है। देखिए अनुवांशिक रोगों का उपचार सामान्य रूप से कार्यशील जीन की रोगी की कोशिकाओं में प्रविष्टि द्वारा करना जीन थेरेपी कहलाता है। इन रोगों के उपचार का सिद्धांत यह है कि विकार युक्त या त्रुटिपूर्ण जीन को सामान्य जीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यही तो बताया था मैंने आपको कि अनुवांशिक जो खराब वाली जो जीन है उसको हटाकर एक सामान्य अवस्था वाली जीन को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया हुआ है एडीए लिखा हुआ है। क्या लिया गया है, एडीए की कमी। उदाहरण, इसका एक उदाहरण क्या है, एडीए की कमी का उपचार है। एडीए की कमी मनुष्य में स्किड बोले तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी नामक गंभीर रोग पैदा कर देती है। यह रोग एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड करने वाला जीन के विलोपन से होता है। तो इसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे अच्छा वाला। रोग में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो जाता है। ये एडीए रोग की बात बता रहा है कि इससे क्या हो जाता है कि रोग में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। रोग का उपचार हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा से किया जाता है। कुछ रोगियों में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी किया जाता है। देखिए अस्थि मज्जा क्या होता है कि मान के चलिए हड्डी है, हड्डी का खाली वाला भाग क्या कहलाता है, बोन मेरो कहलाता है। हड्डी का ये जो गेप वाला स्थान है इसे ही क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। तो किसी किसी रोगी का उपचार अस्थि मज्जा रिप्लेसमेंट द्वारा भी कर दिया जाता है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से भी किया जाता है। लेकिन दोनों ही उपचार स्थायी नहीं होते हैं, इनको बार बार दोहराना पड़ता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किया जाएगा तो इसको बार बार समय टू समय करवाना ही पड़ेगा। इसमें रोगी के रक्त से प्राप्त लिम्फोसाइट को शरीर से बाहर संबंधित किया जाता है। रिट्रोवायरस की मदद से इन कोशिकाओं में सामान्य प्रकार्यशील एडीओ को कोडित करने वाले सीडीएनए को स्थापित कर दिया जाता है।
इन अभियंत्रित कोशिकाओं को पुनः रोगी के शरीर में प्रविष्ट करवा दिया जाता है। इन कोशिकाओं की निश्चित जीवन अवधि होती है, अतः इन्हें निश्चित समयांतराल पर पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अगर अस्थि मज्जा कोशिकाओं से यह जीन लेकर उसे प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था कोशिका में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो स्थायी लाभ मिल जाता है। वही चीजें मैंने बताया आपको, जीन थेरेपी क्या होता है कि अनुवांशिक जिसमें डिफेक्ट है, विकार है, वैसे वाले जीन को हटाकर एक अच्छे वाले जीन को लगाने की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी, जीन क्या कहलाएगी, चिकित्सालय कहलाता है। और ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ पर समझाया गया है, आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं भाई अच्छे से। देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ, स्वस्थानीय संरक्षण के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, जहां पर जीवों को, प्रजातियों को, संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित रखने का एक उपाय किया जाता है, एक माध्यम बनाया जाता है, ऐसे को स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे कि आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क सुना होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य सुना होगा, यहाँ पर वन्य जीवों का सुरक्षा के, पवित्र उपवन देखा होगा आपने, जैसे रामसर स्थल देखा होगा, सुना ही होगा। अरे क्या हो जाएगा, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण के प्रकार क्या क्या आ गए, एक आ गया बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, दूसरा क्या आ गया, नेशनल पार्क आ गया, अगला क्या आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, अगला क्या आ जाएगा, पवित्र उपवन आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, रामसर साइट आ जाएगा, रामसर स्थल आ जाएगा, अगला आ जाएगा संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व बोला जाता है। तो एक हो जाएगा बायो रिजर्व, स्वस्थानीय का प्रकार लिख लिया आपने, बायो रिजर्व। एक क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पवित्र उपवन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पवित्र उपवन हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, रामसर साइट हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, रामसर साइट हो जाएगा, और अगला हो जाएगा संरक्षण रिजर्व, संरक्षण वाला। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पवित्र उपवन हो गया, और रामसर स्थल हो गया। इसमें देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को समझाने का किया, बायोस्फीयर रिजर्व को समझाने की बात की गई थी क्वेश्चन में। तो बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन 1973-74 में प्रकाश में आया था। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार कब आया था, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम द्वारा सन 1973-74 के समय आया था। ठीक है, यूनेस्को क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 73-74 में आया था। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1946-86 में प्रारंभ हुआ। विचार आया था 73-74 में, प्रारंभ कब किया गया, 86 में। प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्ट कृत व सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र है। इसके कुछ भाग को छोड़कर अन्य भागों में किए जा सकने वाले कार्य हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश है। इनमें सभी कार्य इस प्रकार संपन्न किए जाते हैं कि संरक्षण की भावना सर्वोपरि हो, यानी विशेष जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रिजर्व बनाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व का बीच का भाग क्या कहलाता है, कोर भाग कहलाता है। जैसे कि आपको ये देखिए, इस प्रकार से मान के चलिए बायो रिजर्व है, ये क्या है, कोई बायो रिजर्व है। ये सबसे अंदर वाला भाग हो गया, ये सेकेंड वाला भाग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड भाग हो जाएगा। ठीक, कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो अंदर वाला भाग होता है ये कोर भाग कहलाता है। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, कोर पार्ट कहलाता है, कोर जोन कहलाएगा। कौन सा जोन कहलाएगा, कोर जोन कहलाएगा। ये जो सेकेंड वाला भाग है ये कहलाता है बफर जोन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा। और एक थर्ड वाला इसी में भाग होता है, थर्ड वाला जो भाग होता है, एक बफर जोन होता है, एक केंद्रीय भाग कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, बफर जोन कहलाता है, और एक होता है सबसे बाहरी वाला भाग होता है ट्रांजिशन भाग कहलाता है, ट्रांजिशन भाग कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। या फिर मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, बायो रिजर्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में। ये सबसे अंदर वाला क्या कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा। ये अंदर वाला भाग हो गया, ये सेकंड वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड वाला भाग हो गया। तो ये वाला भाग कहलाएगा बफर जोन कहलाएगा, बफर जोन। ठीक, ये वाला कौन सा भाग कहलाएगा, ये भाग कहलाता है नहीं, ये कोर जोन कहलाता है, सॉरी। ये कौन सा भाग कहलाएगा, कोर जोन कहलाएगा। सेकंड नंबर का क्या कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, बफर जोन कहलाएगा। थर्ड ये वाला जो है ये ट्रांजिशन जोन कहलाएगा।
ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो गए। पहला कोर जोन हो गया, ये वाला भाग कोर जोन हो गया, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको कोर जोन हो गया। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बफर जोन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन जोन हो जाएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा गया, पहला कोर जोन, दूसरा बफर जोन, थर्ड ट्रांजिशन जोन। बफर कोर जोन में किसी भी प्रकार के व्यक्ति मानवीय क्रियाकलापों के लिए कोई यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों को करना ही नहीं है, या मानवीय लोगों को आने की अनुमति ही नहीं है। कोर जोन क्या हो गया? कोर जोन ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर मानवीय क्रियाकलाप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा आता है बफर जोन। बफर जोन में मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है, परंतु उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, या जीव के संरक्षण के लिए किया गया है, ये बनाया गया है रिजर्व, उनके लाभ में ही होने वाले कार्यों के से संबंधित ही मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है। और थर्ड क्या है? ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में थोड़े से मानवीय क्रियाकलाप हो सकते हैं, पर ऐसे मानवीय क्रियाकलाप जिससे वहां के जीव जंतु को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। तो देखिए 3 जोन था, एक था कोर जोन। कोर जोन में मानवीय क्रियाकलाप को बिल्कुल भी मान्यता नहीं, बिल्कुल वहां पर जाने की अनुमति ही नहीं है। दूसरे वाले में मानवीय क्रियाकलाप हो सकती है, पर वही स्थिति में हो सकती है जो वहां के जीवों के लिए लाभ के लिए उत्तरदायी होता होगा, यानी उनके लिए ही कार्य किया जाएगा, अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता वहां पर, अपने फायदे के लिए कोई भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जाए। और एक होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में मानवीय क्रियाकलाप को अनुमति दी जाती है, परंतु उसके लिए भी एक शर्त रहती है कि किसी प्रकार की हानि न पहुंचे करके। तो बायो रिजर्व को कितने क्षेत्र में बांटा गया? 3 क्षेत्र में बांटा गया। एक कोर क्षेत्र हो गया, एक बफर जोन हो गया, और एक क्या हो गया? ट्रांजिशन जोन हो गया। यही चीजें लिखी हुई है थ्योरी में कि एक संपन्न क्या लिखा हुआ था कि सबसे अंदर का भाग क्या कहलाया? कोर जोन कहलाया। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय दखल की अनुमति नहीं होती है। कोर जोन के चारों ओर का भाग बफर जोन कहलाता है। उसके बाद बफर जोन आता है। बफर जोन में सीमित मानवीय क्रियाकलाप स्वीकृत होते हैं यदि वह संरक्षण प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। मैंने बताया था जीव जंतु के संरक्षण में होना चाहिए। सबसे बाहर का क्षेत्र ट्रांजिशन जोन कहलाता है। इसमें मानवीय क्रियाकलापों की सशर्त अनुमति होती है। आज भारत में 19 बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें से 8 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र का भाग है। यदि पूछा जाए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 19 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 19 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से 8 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाई क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है सहभोजिता। सहभोजिता मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन, बगुले और मवेशी का मैंने एग्जाम्पल देकर पढ़ाया था आपको, मवेशी और बगुले। आपने देखा होगा कि यदि किसी चारागाह में मवेशी यदि चारा चर रहा है, चारा खा रहा है, तो आपने देखा होगा कि उस पर कोई पक्षी आकर बैठ जाता है, या मवेशी आकर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। और मवेशी पर क्या आकर बैठ जाता है? बगुला आकर बैठ जाता है, और उस बगुले द्वारा क्या किया जाता है? मवेशी के ऊपर के जू को खाया, यह अपना भोजन प्राप्त करता है, जू के रूप में अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। इस स्थिति में देखा जाए कि बगुले ने तो अपना भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरी स्थिति में क्या देखा आपने कि मवेशी का ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। जू भी था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जू वहां से चले भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो आपने देखा कि एक जीव का क्या हुआ? लाभ हुआ, और एक जीव का ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसे क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। दो भिन्न भिन्न प्रजाति के दो जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरे साझेदार को न कोई लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। लाभान्वित होने वाले जीव प्राय आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे मैंने बोला मवेशी, और क्या लिया मैंने? बगुला लिया। बगुला आकार में क्या हुआ? छोटा। बगुला लाभ ले रहा था, तो लाभ लेने वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जो लाभ दे रहा था वो क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष की शाखा पर उगा उपयोगी पौधा, ऑर्किड का पौधा, अध्यक्ष एग्जाम्पल बताया मैंने मवेशी और बगुला। ठीक, तो ये हो गया सहभोजिता। दूसरा लिखा हुआ है परजीविता। परजीविता का मतलब होता है कि मान के चलिए मैंने 2 जीव लिया, ए और बी, कोई 2 जीव लिया। ये ए जीव हो गया, ये क्या हो गया? बी जीव हो गया। तो ए जीव अपने भोजन के लिए बी जीव पर आश्रित रहेगा, और बी वाला अपने भोजन के लिए ए पर आश्रित रहेगा। यही क्या कहलाता है? परजीवी।
परजीवी क्या होते हैं कि दो जीवों को लिया गया है, दो प्रजाति ली गई, एक प्रजाति दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहेगी, दूसरी प्रजाति दूसरे पर आश्रित रहेगी भोजन के लिए, ऐसी ये क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। दो जीव के बीच ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से पोषक प्राप्त करता है, परजीविता कहलाती है। परजीवी अपना पूर्ण जीवन या जीवन चक्र का एक भाग ही पोषक तत्व के शरीर पर कर लेती है, शरीर में ही पूरा करता है। स्पष्ट है कि परजीविता में एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरे को क्या होती है, हानि होती है, दूसरे को क्या होती है, हानि। मान के चलिए कि किसी मवेशी पर जू लगा हुआ है या किसी मवेशी पर क्या है, जू है, तो जिसमें से जू का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा कि मवेशी से अपना भोजन प्राप्त करना, खून प्राप्त करना, और दूसरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसका ब्लड जा रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें एक को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे को क्या होती है, हानि होती है। परजीवी क्या होता है, एक को लाभ हो जाएगा, दूसरे को क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी में क्या लिखा हो, जैसे पुष्प पादप का पूर्ण स्तंभ अमरबेल, जैसे आपने देखा होगा कि अमरबेल किसी पौधे पर लिपटा हुआ रहता है, जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में उड़द के पौधे पर अमरबेल लगी हुई रहती है, तो उड़द के पौधे को तो क्या होता है, नुकसान होता है, और अमरबेल को क्या होता है, वहां से पोषक तत्व मिलता है। तो एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या आती है, हानि होती है। अगला लिखा है छद्मवार। आपने छद्मवारण का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपना क्या कर लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, डायलॉग में आपने बोला होगा, गिरगिट के समान रंग बदल लेना। गिरगिट क्या होता है कि जैसे परिवेश में जाता है वैसा ही क्या कर लेता है, रंग बदल लेता है, और इससे वो क्षति होने से बच जाता है, या उससे वो नुकसान होने से बच जाता है, शिकार होने से बच जाता है। ऐसे कोई रंग बदलने वाली प्रवृत्ति को ही बोला जाता है, छद्मवारण कहा जाता है। सीधे और साफ भाषा में आपको बताया, देखिए यही लिखा होगा, किसी जीवधारू के रंग रूप में होने वाला वह बदलाव जिसके कारण यह अपने परिवेश में पूर्णतः घुल मिल जाता है और आसानी से दिखाई नहीं देता है, यही क्या कहलाता है, छद्मवारण कहलाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप के लाइकेन से आच्छादित वृक्षों पर कीट बिस्टन बिटुलेरिया कैमिलियन आदि था, मैंने आपको बता दिया औद्योगिक क्रांति में, तो वही तो बताया, जो अपना रंग रूप बदल देता है, छद्मवारण कहलाता है, घुल मिल जाता है। अगला क्या लिखा है, परोपकारिता। जैसे कवक और आपने देखा होगा शैवाल, कवक और शैवाल क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, इसे ही सहपरोपकारी। कवक अपना भोजन लाइकेन, यही क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। कवक अपने भोजन के लिए शैवाल पर आश्रित रहता है, शैवाल अपने भोजन के लिए कवक पर आश्रित रहता है, इसे ही बोला जाता है सहपरोपकारिता। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें दोनों साझेदार जीव लाभान्वित होते हैं, भोज्य पदार्थ की साझेदारी करते हैं, सहपरोपकारिता कहलाते हैं। कवक व शैवाल की साझेदारी से बना लाइकेन, बता दिया था मैंने आपको, यानी जिसमें दोनों कंडीशन ए और बी क्या कर रहे हैं, साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, ए को बी से लाभ हो रहा है, बी को ए से लाभ हो रहा है, ऐसी जो स्थिति है ये कहलाती है सहपरोपकारिता। जैसे कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। अगला दिखा हुआ है अंतर जातीय स्पर्धा। दो भिन्न भिन्न जीव प्रजाति के जीवों के बीच संसाधन जैसे जल, खनिज, प्रकाश, स्थान आदि को लेकर होने वाली स्पर्धा अंतर प्रजाति स्पर्धा कहलाती है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, छोटे से हल्के से एग्जाम्पल में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए आपने खेतों में धान की रोपाई की, किसकी रोपाई की, आपने धान की रोपाई की। अब धान की रोपाई करने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें कुछ अलग खरपतवार आ जाते हैं, जिसे आप कचरा बोलते हो, ठीक है। तो उस धान के साथ साथ क्या उग जाता है, खरपतवार भी उग जाता है, कचरा भी उग जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हो, आप पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं, जैसे आप यूरिया या डीएपी का प्रयोग करते हैं, या और भी कोई पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं। तो पोषक तत्व जरूरी नहीं कि पूरा न्यूट्रिशन धान द्वारा ही लिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि खरपतवार यदि ज्यादा हो तो न्यूट्रिशन खरपतवार द्वारा ही ले लिया जाता है। दोनों में अब लड़ाई चल रही है। मान के चलिए कि मैंने डीएपी डाला फसल में, धान की फसल में, तो धान भी उसको प्राप्त करने के लिए पूरी अपना जी जान लगा देगा, खरपतवार भी अपना वहां से न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें लगा देगा। तो यही इन दोनों के बीच की लड़ाई ही क्या कहलाती है, अंतर जातीय स्पर्धा कहलाती है। यही तो लिखा हुआ है, दो भिन्न भिन्न जीव प्रजाति के बीच संसाधन जैसे खनिज, प्रकाश, स्थान आदि को लेकर होने वाली स्पर्धा, जैसे खरपतवार व फसली पौधे के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा में अधिक कौशल युक्त प्रजाति कम कौशल प्रजाति का क्या कर देती है, स्पर्धी बहिष्कार कर सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले क्लास में।